तो हेडिंग लगाओ डुअल नेचर। डुअल नेचर है। डबल नेचर। डी ब्रोगली, डे ब्रोगली। तो डुअल नेचर क्या होता है कि हुआ क्या कि बताया ये गया जितने भी छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जितने स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ऑल स्मॉल पार्टिकल्स है डुअल नेचर। डुअल नेचर क्या होता है? जैसे स्मॉल पार्टिकल कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल अपने पास एक तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गए, पाई मेसान हो गया, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। इनको बताया गया कि इनके पास डबल नेचर होता है, दो नेचर होते हैं। वो डुअल नेचर कौन कौन से हैं? एक तो इनका खुद का अपना नेचर जिससे हम पहचानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है, ठीक है, यानी कि उसका खुद का नेचर क्या कहलाएगा? पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। और दूसरा नेचर कहलाएगा वेव नेचर। तो इन दोनों नेचर को मिला के कहा गया डुअल नेचर, ठीक है। तो डबल नेचर होता है। तो डे ब्रोगली ने एक फॉर्मूला दिया, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू h/p, ये, ठीक। जहाँ पे हम कह सकते हैं जो अपना लैम्डा है वो क्या है? वेव लेंथ। जो h है वो क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। और जो p है वो मोमेंटम, ठीक। p को हम क्या लिख सकते हैं? mv भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आगे फर्दर ऐसा भी हो सकता है, h/mv, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक। लिख लो लिख लो। ठीक है भाई। अब देखो इधर, अब यहाँ से डे ब्रोगली की बात से पता चल रहा है कि अगर वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की बढ़ा दी जाए, छोटे पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ा दी जाए तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से दो कंक्लूजन निकाल लो। एक तो निकाल लो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल v, ठीक। दूसरा ये निकाल लो अगर वेलोसिटी और लैम्डा लगभग सिमिलर हो जाए, ठीक है, तब मास अगर जितना हल्का होगा उतना बढ़िया उसका वेवलेंथ मिलेगा, ठीक है। तो एक कहानी ये भी हो सकती है। दूसरा कि लाइटर मास हैव ग्रेटर वेवलेंथ, ठीक। बाकी ये क्या लिखोगे? प्रोवाइडेड वेलोसिटी इज इक्वल, लिख लो साइड में से। अब वेलोसिटी भी बढ़ेगी तो फिर वो मास कुछ नहीं कर पाएगा, उसको रोकना पड़ेगा। तो मास अगर
जितना हल्का होगा उतना बढ़िया उसका वेवलेंथ बनेगा, बेहतरीन। ठीक है, स्पीड ज़्यादा बढ़ा दोगे तो उसकी वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? इसकी प्रूविंग हालांकि फिजिक्स में है लेकिन मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हाँ, लैम्डा प्रोवाइडेड वेलोसिटी इक्वल इज इक्वल, हमको लगा आज बारिश हो, आज बहुत कम ही लोग आए होंगे, लेकिन आए हो तो आसी बात रहते हो। प्लीज़ कहाँ रहते हो? वहाँ से आ गए तो मुझे यहीं पर। हो गया नोट? असलम, अब्दुल, नोट किया? कोई कर तो नहीं रहा? बोल भी नहीं रहा। कहाँ से बढ़ाऊँ भाई, वो आदत बिगड़ गई है ना। तो प्रीवियस ये, इसका मतलब ये है कि लाइटर नहीं लिखा, सही सही लाइटर है, मतलब हल्का। अगर मास हल्का होगा, मास कम होगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी, तो वेलोसिटी को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो मास का हल्का होने का क्या मतलब है, यही चीज़। लिख लो लिख लो लिख लो। तो ये फॉर्मूला प्रूव किया जाए, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है पर कर लो। बढ़ो आगे। देखो उसी समय जैसे वो अपना प्लैंक थ्योरी हो चुकी थी, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी, इन थ्योरी के हिसाब से क्या था, एनर्जी कितनी होती थी? एच न्यू। ये भी छोटे पार्टिकल्स क्वांटा समझ लो, इलेक्ट्रॉन के ही बराबर है। और वहीं सिमिलरली अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी, आइंस्टाइन थ्योरी क्या थी? इनका कौन सा फेमस है? सी स्क्वायर। दोनों ही एनर्जी है, दोनों कंपेयर कर लो। ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, ई सेम है ना, तो दोनों इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं? तो एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू लिख सकते हो। ठीक है, एक काम करो, यहाँ से क्या करना है हमें? प्रूफ क्या करना है? लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, है ना, मोमेंटम लाना है। अच्छा, इसको क्या ले सकते हो? ये सी बाई लैम्डा। ठीक है, इसको तो लाना ही, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं ना। तो सी न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा लिख सकते हो ना, सिंस सी बाई। ठीक, इसका यहाँ इस्तेमाल करो तो ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। एक सी से सी कैंसिल कर लें तो हो जाएगा एम सी इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा। और यहाँ कंसिडर कर सकते हो जो सी है उसको वेलोसिटी मान सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा एम वी इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, लैम्डा इधर भेज दो तो सी बाई एम वी। वापस से एम वी को हम क्या ले सकते हैं? मोमेंटम। तो ये फार्मूला प्रूव। ठीक, लिख लो, फिजिक्स में सीखोगे। यही है डे ब्रोगली हाइपोथेसिस।
कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ अच्छा, एस सी सी लिख दिया मैंने, ये ऊपर से चल रहा है मान लो। यहाँ पे एच बाई एम बी, कंक्लूजन सही पहुँच जाता हूँ बीच में गड़बड़ कर देता हूँ, ध्यान रखना। हेंस प्रूव्ड, इनपुट वाले क्या लिखते हैं? हिंदी मीडियम वाले कौन है इधर, क्या लिखते हो? हेंस प्रूव्ड तुम भी लिखते हो? नहीं यार, कुछ और लिखा जाता था। हाँ, सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, इत सिद्धम संस्कृत में होता था। लिया? ओके भाई, तो ये हो गया अपना प्रूफ। अब क्या है, इसको इन्हीं के डे ब्रॉगली के जो इक्वेशन है ये, इसको इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखना है। डे ब्रॉगली इक्वेशन इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखने के लिए पहले हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, एक काम करो, इसको पहले कन्वर्ट करो मोमेंटम के टर्म में। क्या हो जाएगा ये, यहाँ से हाफ, यहाँ से काम करो एम बी स्क्वायर है, यहाँ पे एम ऊपर मल्टीप्लाई एम नीचे मल्टीप्लाई कर लो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये हो जाएगा हाफ एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम, ये हो जाएगा हाफ एम वी का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा एम, और एम बी को क्या लिख सकते हो, पी लिख सकते हो, मोमेंटम। तो ये हो जाएगा फाइनली 1/2, ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा एम। मतलब मेहनत करके मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2 एम। ठीक, तो वापस से अगर हम देखें तो मोमेंटम कितना मिलेगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर। स्क्वायर हटा दोगे तो इस पर लग जाएगा रूट 2m के लिखा होता है ना, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो चाहो। अब वापस से फ्रॉम डे ब्रॉगली इक्वेशन क्या होगा, लैम्डा इक्वल्स टू होता है एच बाई पी, और पी की वैल्यू यहाँ उठा रख लो, तो ये आ जाएगा रूट 2m के काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ गया इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लिख लो।
ठीक है, उस फॉर्मूले ध्यान रखना है, प्रूविंग पे उतना फोकस नहीं करना है, बस देख लो, बाकी फिजिक्स में तो पढ़ोगे ही झमाझम। कौन से चैप्टर में है ये? हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर है। मैं भी थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, बाकी वहाँ आप डिटेल में पढ़ेंगे, बस थोड़ा बहुत फॉर्मूला ध्यान रखें। और नोट भाई, ठीक। उसके बाद फिर क्या होता है, अगर मान लो इसी सेम केस में इलेक्ट्रॉन है अपना, नोट कर लिया, छूट गया, देख लो, छोटा लिख लो। क्लियर? अब मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल है और उस पर चार्ज है Q, ठीक है, और उसको पोटेंशियल देके एक्सेलरेट करवाया जा रहा है, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताओ? व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल है has Q charge accelerated with V potential, ठीक। तो क्या होता है, उसमें जो वर्क होता है वो एनर्जी में कंजर्व हो जाती है। तो याद करो कि वर्क इक्वल्स टू क्या होता है इस केस में, W बाई सॉरी B इक्वल्स टू क्या होता था, पोटेंशियल W बाई Q, पोटेंशियल W बाई Q, तो ये W इक्वल्स टू क्या होगा, QV, और यही एनर्जी हो जाएगी, यही एनर्जी बन जाएगी। हाँ, बस इतना ध्यान रखना, ठीक। अब बताओ फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा इक्वल्स टू H बाई रूट ओवर 2 होगा, M होगा, काइनेटिक एनर्जी जो थी वो भी बन जाएगी QV, कैपिटल Q इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैपिटल Q इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लो। किसी क्वेश्चन में अगर चार्ज दे रखा हो, पोटेंशियल दे रखा हो, तब बात कही हो वेवलेंथ की, तो ये फॉर्मूला लगाना। और फॉर्मूले हैं, बस हो गया, ठीक, ले लो। अब ये फार्मूला आ जाएगा तो ऊपर है प्लैंक कांस्टेंट, नीचे किसी पार्टिकल का मास हो जाएगा, जो भी पार्टिकल होगा, और उसके बाद उसका चार्ज हो जाएगा। V हमको नहीं पता होगा, क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए पूछे तो इलेक्ट्रॉन का मास पता है, चार्ज पता है, पुट करोगे तो एक वैल्यू मिलेगी। प्रोटॉन के लिए भी और न्यूट्रॉन के लिए भी और अल्फा पार्टिकल के लिए भी तो अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक एक करके लिखोगे। फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, लैम्डा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 150 अपॉन रूट ओवर 150 अपॉन V, ठीक। ये इसके लिए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए।
जब भी इलेक्ट्रॉन की बात कहा हो तो सीधे ये फॉर्मूला लगाना, उसमें ये सब नहीं लगाना है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज, प्लैंक कांस्टेंट, ये सब नहीं रखना, सीधे रख दो सॉल्व। और ज़्यादा इसका रूट निकाल लो तो ये हो जाएगा 12.27 रूट ओवर वी, ये ज़्यादा अच्छा है। आंसर आएगा किसमें? एंगस्ट्रॉम। ठीक, लिख लो। ये हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ, इसको डे ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे ये डे ब्रॉगली वेवलेंथ है। डे ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। ऐसा ही प्रोटॉन के लिए, फॉर प्रोटॉन लैम्डा हमारा हो जाएगा। अब प्रोटॉन का मास रखोगे, प्रोटॉन का चार्ज सिमिलर है, ठीक है। तो इसका आएगा अपना मास थोड़ा डिफरेंट होता है इसका आएगा 0.286 रूट ओवर वी, पहले रूट लगा देता एंगस्ट्रॉम। ठीक है। ऐसे ही फॉर अल्फा पार्टिकल के लिए अगर देखोगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 0.286 रूट ओवर ई। इलेक्ट्रॉन बोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन बोल्ट, इसका और न्यूट्रॉन का दोनों का सेम है। ठीक, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन दोनों लिख लो, बस बहुत मामले हो गए। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है? डे ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोल्ट। एनर्जी होगी जो कि इलेक्ट्रोवोल्ट में रखी है। अरे क्वेश्चन में जो डेटा देगा समझ जाओ, उसी टर्म में ही देगा। बाकी इन केस अगर पोटेंशियल वगैरह देता है तो आप यहाँ ध्यान रखो, है ना, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है? प्रोटॉन का दो ना, ठीक है। चार्ज, प्लैंक सब रख के सॉल्व करोगे। चलो क्वेश्चन किया जाए, बस इसका खेल खत्म। डुअल नेचर की कहानी यहीं तक है। इतने फॉर्मूले अगर माइंड में रहेंगे तो डुअल नेचर सारे क्वेश्चन होंगे, फॉर्मूला बेस्ड है। देख लिया भाई? चलो क्वेश्चन लो। क्वेश्चन है कैलकुलेट द डे ब्रॉगली वेवलेंथ, कैलकुलेट डे ब्रॉगली वेवलेंथ of a ball of mass 0.1 kg moving with velocity
ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। डे ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करो। थ्री पॉइंट थ्री तो नहीं आ रहा है। 2.2 इंटू -34। ठीक, आ गया सबका? -33 आ रहा है। -35 आ रहा है। इसमें तो -34 आ रहा है। कहाँ तुम लोग 33 35 कर रहे हो? 34 ही आ रहा है। हाँ, तो वही सही है, मान गए? चलो, और सबका आया? तो निकालना है डे ब्रॉगली वेवलेंथ। फॉर्मूला अपना क्या है? लैम्डा इक्वल्स टू h/p, और यहाँ इस्तेमाल कर लो h/mv मोमेंटम के लिए, है ना। लैम्डा ही निकालना है। ये कितना होता है? 6.6 10⁻³ जूल सेकेंड। और ये कितना होगा? हाँ, क्या होगा? ठीक है, 0.1, और क्या दे रखा है? 30। मास इन केजी दे रखा है ना, तो केजी में थोड़ी होना चाहिए। केजी में लोगे? हाँ, ये कितना क्या दे रखा है? मीटर पर सेकेंड। जूल क्या होता है? जूल SI यूनिट है ना। हाँ, तो SI ठीक है। फिर तो सब SI में है, तो फिर SI में ठीक है। तो फिर काटो पीटो, डेसिमल कटेगा, और यहाँ से एक काम करो, 10 को अलग कर लो ना। देखो, जैसे यहाँ पे अपने पास 30 है, इसको अलग कर लो 3 × 10 में, क्योंकि डेसिमल लगा देगा। और इससे कैंसिल कर लो, 3 2 जा 3 2 जा, और फिर ये डेसिमल लगा देगा। ठीक है, मीटर बचेगा सिर्फ, वेवलेंथ मीटर में। ये भी अपने SI यूनिट में। ठीक है रबाली? ओके, लिख लो। फिर थोड़ा बहुत वेव का थोड़ा सा वो कर लिया जाए डिस्कस। फिर आते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। बस दिक्कत खत्म। फिर चैप्टर का जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था वो खत्म हो जाएगा। देख लिया? ठीक है, लिख रहे हो? तो कल टेस्ट है, बारिश हुई तो बोलो तो कैंसिल करोगे। आ जाना, टेस्ट देना है। अब्दुल असलम दोनों लोग जरूर आना, मैं भी आऊँगा निगरानी करने। वो सब क्वेश्चन दिए हैं जो मैंने तुम्हें बताए थे। ठीक, अरे भाई, तो लिख लिया? अच्छा देखो, बाकी वेव थ्योरी जो थी, वेव थ्योरी के बारे में आगे पढ़ना आप लोग। बाकी जानते हो कि कोई भी पार्टिकल होता है वो किस फॉर्म में चलता है? वेव के फॉर्म में चलता है ना। जिसमें कुछ टर्म्स होते हैं वो सारे टर्म्स
देख सकते हो आप, इस साइड ये वेव जा रही, तो यहाँ पे क्रेस्ट होता है, और दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हमने बताया ही है, क्या होता है, वेवलेंथ होती है, इसको बोलते हो वेवलेंथ। ठीक, और ये जो इसकी हाईएस्ट पीक होती है क्रेस्ट की या ट्रफ की, वो क्या होती है, एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ क्रेस्ट कहो, और चाहे यहाँ डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ट्रफ को, दोनों ही क्या है, एम्पलीट्यूड। ठीक, और इसमें कौन सा टर्म होता है, वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है, और अब फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? हाँ, एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मान लो यहाँ पे है, एक पर्टिकुलर टाइम पे वेव जा रही है, ठीक, तो एक सेकंड में ना, एक सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है, एक सेकंड निकालना पड़ेगा, इतनी वेव निकल गई, तो यही कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई लैम्डा। ठीक, ये इस्तेमाल कर सकते हो, इसको हटा लो समझने के लिए। नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड। उसके बाद और क्या होता है, वेव नंबर। वेव नंबर पीछे सीख चुके हो ना, वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर को शो करते हैं ऐसे, और ये होता है 1/λ। क्या बोलोगे, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, वेव नंबर। और क्या होता है भाई, और भी कुछ टर्म होते थे। हाँ, टाइम पीरियड, वो क्या होता है, 1 सेकेंड। जैसे यहाँ पे एक रिवोल्यूशन है ना, ये तो पूरा ही होगा, यहाँ से आधा हुआ और फिर यहाँ से यहाँ हुआ, तो जितना समय लगा वही है टाइम पीरियड। ठीक है, ठीक है, तो लगभग सारे टर्म्स हो गए खबर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी? देखो वेलोसिटी भी तो है, वेलोसिटी सिंपल है ना, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वही वेलोसिटी है। तो तीनों का रिलेशन बनाना हो, वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। बस पहले लिख लो इतना, फिर रिलेशन लिख लो बस। बढ़े,
ठीक है, रिलेशन लिख लो, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो वेलोसिटी जो होगा वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ मल्टीप्लाई कर तो वेलोसिटी मिलेगी। अब मैक्सवेल जो थे उन्होंने कई जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी उस पर रिसर्च किया था, उनके वेवलेंथ पे काम किया था। तो कुछ वेवलेंथ के नाम बताओ, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम बताओ। सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जानते हो? मतलब ये बेसिकली इनके अंदर दो चीज़ एसोसिएट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ, और दोनों अल्टरनेटिवली चेंज होती रहती हैं, फिर वो आगे बढ़ती है। ठीक, जैसे कुछ ऐसा मान लो, इस तरफ अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी। वो बनेगी नहीं प्रॉपर। ये है प्रोपगेशन ऑफ वेव, मतलब वेव इस साइड चल रही है। अब एक तरफ मान लो हमारे पास, जैसे ऐसा बना लो, इस तरफ वेव जा रही है, ठीक है, डायरेक्शन, और इस तरफ मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक, वो ऐसा होगा कि ये जो है दोनों चेंज होंगी, मतलब ये जो है मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर चली जाएगी, फिर ऐसे ऐसे चलेगी, मतलब ये दोनों आपस में चेंज होती रहती है लगातार, बैक टू बैक, और वेव धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। जिनके अंदर ये तीनों नेचर होता है उन्हीं को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत सारा काम होता है इनसे। ठीक, पढ़ोगे, फिजिक्स का पार्ट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जिसमें आपको बताया जाएगा, प्रॉपर दिखाया जाएगा साक्षात कि कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, मैं क्या ही दिखाऊँ वीडियो। तो अब देखो, तो अपने पास बहुत सारी वेव निकल के आई, तो एक ट्रिक है, उस ट्रिक से याद रखो कि कैसे हम समझ पाएंगे कि किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। हाँ, तो ट्रिक ये है, लिख लो, क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज है। ठीक है, इसी में सारी वेव है। क्लासिकल हो जाएगी कौन सी, कॉस्मिक रेज, ये हो जाएगी कॉस्मिक रेज, फिर ये हो जाएगी गामा, रेज, फिर हो जाएगी एक्स रेज, उसके बाद कौन सी रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज, फिर विजुअल रेज, फिर इंफ्रारेड, फिर हाँ माइक्रोवेव, और फिर रेडियो वेव। ठीक, माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव, यानी सबसे ज़्यादा किसकी वेवलेंथ, रेडियो वेव की। यहाँ पे लिख लो, वेवलेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मान लो 4 का रेंज दे दिया ऑप्शन में, है ना, और कोई भी 4 दे सकता है, उससे पूछा सबसे ज़्यादा किसकी है, तो इसी से पता लगाओगे।
है ना पानी। मान लो उन्हें 4 दे दिया, एक्स रे, विजिबल रे, गामा रे, कॉस्मिक रे, सबसे ज़्यादा किसकी वेवलेंथ? ठीक है, देख लें ज़्यादा कम। ठीक है, फरहान खान समझ गया ना, पक्का? सबसे कम किसकी है? वो तो पहले पे लिखा है, उल्टा है। क्लासिकल गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। ठीक है, इसको याद रखना। तो कहाँ गए कासिम, बताओ सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? नहीं वो ना बताओ, मुझे बताओ इसका आंसर। रेडियो वेव। ठीक, तो ये हो गया। आगे बढ़ जाए। तो अगली हेडिंग लगाओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। रुक गए। क्या हो गया, नींद आ रही? मज़ा नहीं आया। चैप्टर में एक्चुअली है ना, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर ऐसा है कि उसमें बहुत सारी कहानी है, कई चीज़ें ला के डाल दिया, एक चीज़ नहीं चल रही है। अगर एक चीज़ चले तो थोड़ा ठीक है, हाँ ये होगा फिर ये होगा। अब इसमें सब कुछ फिजिक्स भी आ रही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ रहा है, फिर वेव थ्योरी आ रही, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। मतलब पढ़ रहे हैं बेसिकली एटम के बारे में, लेकिन एटम के साथ साथ वेव चलना शुरू हो गया। हो गया नोट भाई? नहीं हुआ? असलम एक्सयूवी गाड़ी में एक्सयूवी का क्या मतलब होगा? कुछ कंपनी का नाम होगा। BMW का क्या मतलब है? उसका भी बहुत भयानक सा बड़ा सा नाम है कुछ है। ऐसा तो कल को चल के अब्दुल और असलम दोनों मिलके बना दें कुछ, क्या पता किसी को। ठीक है भाई, आ गया। अरे डालो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या है? फोटो मतलब क्या होता है? फोटो मतलब लाइट। हाँ, लाइट किसी चीज़ पे जब मारी जाती है तो वहाँ पे क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिक। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फिलहाल यहाँ पे जो है इसको इलेक्ट्रॉन इमिशन करवाना है यहाँ पे, तो अपने पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब को कनेक्ट किया गया हाई वोल्टेज, और यहाँ पर अपने पास कैथोड एनोड थी, यहाँ पे एनोड थी। ठीक, और यहाँ पे क्या लिया गया? एक मेटल का प्लेट लिया गया। ठीक, और यहाँ पे सनलाइट आने दो। आज फिर गड़बड़ हो गई। ठीक भाई, तो यहाँ से आएगी फोटोन। ठीक, और यहाँ पे स्ट्राइक करेगी मेटल पे, और इसके अंदर क्या भरे होंगे? इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट होगा।
और इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएंगे, यहाँ बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ के इधर आएगा। ठीक, एनोड की तरफ। तो बेसिकली बोल सकते हो कि जब लाइट पड़ती है, ठीक है, हाई स्पीड से, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी से, जितनी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की है उससे ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है किसी भी मेटल से। ठीक है, वही चीज़ है जो पीछे पढ़ो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जो था, यहाँ भी वही होगा कि एनर्जी जो दे रहे हैं फोटोन के फॉर्म में आ रही है, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसके बाद उसकी क्या बढ़ जा रही है, उसकी एनर्जी बढ़ जा रही है, फिर वो अपने सेल को छोड़ करके जंप कर जा रहा है, तो बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, तो यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बनाओ इसको, उसका उसमें कंडीशन लिखना स्टार्ट करो। हो गया। देखो यहाँ पे मेटल को बाहर निकाल लो, उसी से समझ लो। मान लो अपने पास ये मेटल है, इस मेटल में इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, और इस इलेक्ट्रॉन की कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी। ठीक, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है, उस फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं न्यू नॉट से, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है अपनी, ठीक है, हर किसी का अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है, और उतनी फ्रीक्वेंसी दे दो कि वो बाहर हो जाए, उससे थोड़ी सी ज़्यादा दे दो बाहर हो जाएगा। ठीक, और ये जो इधर से आ रहा है ये क्या आ रहा है, ये है फोटोन। फोटोन क्या होता है, इक्वल्स टू एच न्यू। ये वाली फ्रीक्वेंसी किसकी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। यानी कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। तो कंडीशन ऐसी बनेगी यहाँ पे, ऐसे कंडीशन बनाओ। पहला केस ये होगा कि अगर न्यू नॉट ज़्यादा है न्यू से, तो क्या इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा, होगा, नो, नो इमिशन। इमिशन नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की। कहाँ निकालो भाई, जिसकी ताकत ज़्यादा है। कुर्सी बैठा ही आदमी, इसको हम निकालना चाहेंगे, जिसकी ताकत मुझसे ज़्यादा, तो मैं कहाँ खींच पाऊँगा, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कोई तगड़ा आदमी आया, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, अब क्या होगा, यहाँ पे इमिशन होगा। ठीक, तीसरा केस ऐसा हो कि दोनों की बराबर ही हो जाए फ्रीक्वेंसी, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब इलेक्ट्रॉन निकलने वाला होगा। मतलब इसने अपनी ताकत लगाई, हमने अपनी लगाई, दोनों की बराबर हो गई, तो ये बस जस्ट गिरने ही वाला होगा, गिरेगा नहीं, मतलब सरफेस पे आ चुका होगा। ठीक है, तो ये 3 केस हो सकते हैं, यहाँ बोल सकते हो, हाँ, अबाउट टू इमिट। तो ये 3 केस ध्यान रखो फ्रीक्वेंसी के लिए। सिंपल तरीके से। ठीक है भाई, तो थ्रीफोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आई। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको बना लो, फिर उसके बाद इसके 2 टर्म है, वो 2 टर्म लिख लो, बस ये खत्म। एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक वर्क फंक्शन, और तीसरा आइंस्टीन इक्वेशन, बस। सो गए क्या ये, ऐसे ले रहे हो, ऐसा तो नींद आ जाएगी।
हो गया भाई? ठीक है, यानी टॉर्च मारो ऐसे घर पे जाकर, तुमको इलेक्ट्रॉन निकल रहे दिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स में। क्या दिखता है उसमें? जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाई मेसॉन, क्या होते हैं? उस इफेक्ट को क्या कहा जाता है जिसमें पार्टिकल्स दिखते हैं? छोटी क्लास में पढ़ते हो, टिंडल इफेक्ट। याद आया? तो चैप्टर खत्म हो गया है, कर लिया नोट? ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बस, ठीक है? बाकी वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझो। देखो इधर हेडिंग लगाओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। the minimum frequency to eject electron from metal applied by photon is called threshold frequency. अब देखो, मान लो कि अपने पास कोई एक ये एटम है, इस एटम में इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ है और इसको हम क्या करें, एनर्जी दें और ये यहाँ से यहाँ जाए। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाना, ये सपोज दैट क्या है, सरफेस है, ठीक है? तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम करते हो उसी को कहा जाता है वर्क फंक्शन, ठीक? लिख लिया? उसके आगे आप लगाओगे हेडिंग वर्क फंक्शन। इसको W से शो करेंगे। वर्क फंक्शन, ठीक? और ये होता है W = H न्यू नॉट के इक्वल। मतलब उसको सरफेस तक ले आओ बस, उसके बाद तो निकल ही जाएगा। और यहीं पे जो फ्रीक्वेंसी अप्लाई हो रही है वही कौन सी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये ऐसे एक बार में, जैसे इसमें ये मान लो है इलेक्ट्रॉन है और इसको इतना फोटोन मारना पड़ेगा, फोटोन मारते रहो मारते रहो मारते रहो, सारा फोटोन खाता जाएगा। एक वक्त पे उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, है ना? जैसे ये पीछे कौन लड़का सो रहा है, क्या नाम है इसका, इसका नाम कासिम है, और इसको मारता रहो, है ना? एक टाइम पे गिर जाएगा ये। पहले कितना झेल लें, आज जितना मार लीजिए सर, एक थप्पड़ खाएगा, 2 थप्पड़ खाएगा, तो एक टाइम पे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ब्रेक हो जाएगी, फिर गिरेगा धड़ से। हाँ, मुँह धुल लो जाके, इस चैप्टर में खूब सोए हो तुम। हो गया भाई? अब देखो इधर,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आया होगा तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी हुई होगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक आया होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी हुई होगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन तब निकलेगा जब ऊपर से जो फोटोन आ रहा होगा उतना फोटोन होना चाहिए, फोटोन की एनर्जी उतनी होनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन दोनों काम हो जाए, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। भाई पहले वर्क फंक्शन लगाना पड़ेगा ताकि वो कहाँ पहुँच जाए, सरफेस पे, फिर काइनेटिक एनर्जी उतनी होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए। इसीलिए बैठाओ उसको, लिख लो लिख लो। आ गए हैं इस टॉपिक के कंक्लूजन पे, आइंस्टीन इक्वेशन पे। ठीक है, कहीं कहीं वर्क फंक्शन को किससे शो किया गया है, फाई से भी, फाई जैसे इस बुक में फाई से शो किया गया है, बाकी डब्लू फाई ध्यान रखना, वर्क फंक्शन है बस। कर लिए भाई, ठीक है। देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें क्या क्या देना पड़ा, जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी, यानी क्या कहोगे, एनर्जी ऑफ फोटोन इतनी होनी चाहिए कि उससे वर्क फंक्शन भी हो जाए और काइनेटिक एनर्जी भी उसको मिल जाए ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। ठीक है, दोनों ही चीज़ चाहिए, मतलब इतना अमाउंट में मारना पड़ेगा। ठीक है, 10 मारो, 10 में से 4 काम हो जाए वर्क फंक्शन का और 6 लग जाए काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए। तो ये फोटोन कितना होगा, ये तो सर ये इसमें वर्क फंक्शन दिया है कि मतलब इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी तक पहुंचाने में जितनी एनर्जी लगेगी वो वर्क फंक्शन। नहीं, इन्फिनिटी तक कहाँ पहुँच जाएगा, इलेक्ट्रॉन सरफेस तक जाएगा, इन्फिनिटी तक नहीं। लिखा है, कहाँ लिखा है, the minimum quantity of energy which is required to remove an electron to infinity from surface of given solid usually a metal। ये बात को समझ नहीं आई, और कहीं डिफिनेशन कुछ यही होता है, वो सरफेस तक जाता है वर्क फंक्शन से, इन्फिनिटी तक कहाँ पहुँच जाएगा, कहीं लिखा होगा, बुक है, अलग अलग बुक में अलग लिखा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से फोटोन की एनर्जी कितनी आई, फोटोन की एनर्जी बताओ, एच न्यू, ये तो वर्क फंक्शन क्या होता है, एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक, ये मैक्सिमम है। अच्छा, इसको इस तरफ भेज लो, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ mv²। यहाँ से एच कॉमन करो ना करो, बस ये जो इक्वेशन आती है इस इक्वेशन को कहा जाता है आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है, लिख लो। बाकी सही हो सकता है इन्फिनिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैसे भी इतना, एटम वैसे भी इतना छोटा होता है, उसके लिए थोड़ी सी डिस्टेंस इन्फिनिटी बराबर हो ही जाती है। अगर वो अपने मेटल को छोड़ के बाहर आया सरफेस, लेकिन सरफेस तक आता है, मेन थ्योरी है। तो बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इतनी बात ध्यान रखनी है, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन इमिशन कैसे होता है, ये कंडीशन दे सकता है, और ये आइंस्टीन इक्वेशन, इस पे न्यूमेरिकल्स होते हैं। अब टाइम हो गया है, बाकी न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा इस पर। ये फार्मूला ध्यान रखना, ये फार्मूला ध्यान रहेगा बस। ठीक है, बस आज इतना ही रखते हैं। हाइजेनबर्ग रह गया, कोई बात नहीं, हाइजेनबर्ग कर करके फिर उसके बाद क्वांटम नंबर पहुंच जाएंगे। कल नहीं, परसों टाइम से क्लास स्टार्ट होगी तो लगभग चैप्टर खत्म हो जाएगा जहाँ तक, नहीं तो फिर एक लेक्चर और लग जाएगा और क्या। ठीक।